Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में हम पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या इसके की पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया। इसका इंट्रोडक्शन, संसाधनों के प्रकार और संसाधनों का विकास और संसाधन नियोजन, ये पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे भू संसाधन और भू उपयोग और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। आज हम ये पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू संसाधन का मतलब भूमि पर जो संसाधन है उनके बारे में भी। भू संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ के आए हैं, तो इसमें क्या कौन कौन से आ जाएंगे भी, तो ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। बहुत सारे आर्थिक अर्थ से संबंधित, रुपए से संबंधित क्रियाकलाप हैं वो करते रहते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति की तरफ से मिले हुए हैं, जो पहले से ही विद्यमान है, वो कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे प्राकृतिक में प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। ये कहाँ ये प्राकृतिक वन्य जीव, मानव है, वो आर्थिक क्रियाएं जो मानव करता है, परिवहन जिसमें हम इधर से उधर गाड़ियाँ ले जाते हैं, ट्रक, बस, जो भी हैं, ये सारे परिवहन में आ जाते हैं। संचार व्यवस्थाएं, जितनी भी जिस भी माध्यम से हम संचार करते हैं, वो सारी संचार व्यवस्थाएं होगी भूमि पर ही आधारित हैं। ये सारे कहाँ हैं? भूमि पर आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है? सीमित है। इसलिए उपलब्ध भूमि पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। ये योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि भूमि पर जो संसाधन है, कई संसाधन है, वो सिर्फ सीमित मात्रा में ही है। यदि उनका दोहन किया तो आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, जो भूमि पर जो आकृतियाँ, भूमि की जो आकृतियाँ हैं, वो जैसे कई जगह समतल मैदान होते हैं, वो समतल आकृति हो गई। कई जगह आप रेत के टीले देखते हो, तो वो क्या है? टिल्ले हो गए। अब कई जगह पर्वत देखते हो, पठार देखते हो, तो ये, और कई जगह द्वीप देखते हो, पानी के चारों ओर से घिरा हुआ भाग द्वीप कहलाता है। तो ये क्या है? अलग अलग आकृतियाँ हैं भूमि की। भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। कितने प्रतिशत मैदान है? 43%। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाए जाते हैं छोटे क्वेश्चन के अंदर, तो 43% भूमि पर मैदान है। लगभग
43% भूमि पर मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। क्या है? जो कृषि और उद्योग वहाँ पे सुविधाजनक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या है, परिवहन और संचार के साधन हैं, वो क्या है, अधिक तीव्र गति से चल सकते हैं। जैसे जैसे पहाड़ियों पे क्या है, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, उन पे क्या है, कृषि भी मुश्किल से होती है क्योंकि कृषि नहीं कर सकते, और वहाँ पे क्या उद्योग धंधे भी स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे परिवहन है, वो परिवहन तंत्र क्या है, इतना सक्षम तरीके से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे उबड़ खाबड़ होता है। तो वहाँ पे चलने में और सड़कें बनाने, रेलगाड़ियों की पटरियाँ बनाने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए ये सुविधाजनक नहीं होता है। और ये जो मैदान होते हैं वो इसलिए कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक होते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% हैं। पर्वत कितने क्षेत्र पर हैं? पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्वतों से क्या निकलती हैं? नदियाँ ही निकलती हैं। और जो बारहमासी कई जो नदियाँ हैं वो 12 महीने बहने वाली जो नदियाँ हैं उनको बारहमासी नदियाँ कहते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। और जो क्या है कि पर्यटन, उससे क्या है कि लोग उनको देखने जाते हैं, जिससे क्या है विदेशी भी आते हैं, वो उनको चीज़ों को देखते हैं, तो इससे क्या है पर्यटन का विकास होता है हमारे देश में। अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको, उसका संतुलन बनाए रखता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। देश का 27% पठारी क्षेत्र है। अब आपको आकृतियों का ध्यान होना चाहिए। अब ये जैसे ये आकृति है, ये पर्वत की है, ये जो आकृति है ये पठार की है, ये जो आकृति हैं ये पहाड़ क्या होता है, सबसे ऊंचा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। और एक जो पहाड़ के ऊपर जाके कई जगह पे ये जैसे मेज जैसी आकृति, जैसे यहाँ से समतल होता है और यहाँ से ढाल होती है उसकी, तो ये क्या कहलाता है? पठारी, पठार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पठार। मेज जैसी आकृति वाला क्षेत्र ये जैसे समतल होता है, इसके इधर और इधर तो क्या है, ढलान होती है, लेकिन ये ऊपर से समतल होता है। पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर जाके जो समतल भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पठार के बारे में हो गया कि कितने प्रतिशत पठार है? 27%। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। तो इनमें क्या है? खनिज पाए जाते हैं पहाड़ों में, और जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जो सदियों से जो नीचे दबे हुए पेड़ पौधे हैं उनसे क्या है? जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। और वनों का अपार संचय कोष है। पहाड़ क्या है? पहाड़ी जो क्षेत्र है वो वन भी वहाँ पे अत्यधिक पाए जाते हैं। ये जो डायग्राम है वो दिखा रखा है इसमें ये देखो 43% ये मैदान का है, ये जो 30% है ये पर्वत हैं, और 27% पठार है। भू उपयोग मतलब भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। ये ऊपर क्या है? एक सारणी दी गई है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे ये सारणी है, जो इसमें क्या है, ये जो टिक मार्क के ये जो नीचे निशान दे रखे हैं ना, ये जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वन को। जैसे ये वन हो गया इस कलर का, इधर ये भी वन हो गया। तो इसमें क्या है? सामान्य भू उपयोग वर्ग के कब का है? ये 1960 और 61 का है। और ये क्या है? 2008 और 9 का है, 2014-15 का है। तो ये दिखाया है कि ये 1960-61 में वन इतने थे, अब कितने हो गए? इतने वन हो गए हैं। बंजर भूमि थी, ये बंजर भूमि, ये जो आगे जो दिखा रखा है कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बंजर तथा कृषि
अयोग्य भूमि ये पहले इतनी थी, अब इतनी है 2014-15 में। इस प्रकार से ये आपको देखना है, पहले शुद्ध थी वो इतनी थी, अब कितनी है, इतनी है। तो इस प्रकार से ये जो कलर दिए गए हैं उनके आगे जो नाम लिखे गए हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं भू उपयोग, भूमि का उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे भूमि का उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वनों के लिए करते हैं। सेकंड पॉइंट है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में कौन कौन सी आती हैं, एक तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि आती है, जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, जो उसके लिए उपलब्ध नहीं है, उस पर आप कृषि नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी बंजर और कृषि अयोग्य भूमि होगी। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत बनाने में वहाँ पे क्या कृषि नहीं कर सकते हम। सड़क है, सड़क के ऊपर कृषि नहीं कर सकते। उद्योग है, तो ये क्या है, गैर कृषि प्रयोजन है। मतलब कृषि इनमें, यहाँ कृषि नहीं होती बल्कि यहाँ पे इमारतें और सड़क उद्योग इत्यादि लगाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। प्रति भूमि जो होती है उसके अलावा कौन सी अयोग्य भूमि है उसमें स्थायी चरागाहें, जहाँ पे क्या है पशुओं को जो चराने के लिए जो भूमि छोड़ी जाती है ना, वो चरागाह भूमि बोलते हैं उसको। जैसे भारत में तो बहुत कम छोड़ते हैं, बाकी विदेशों में जैसे अमेरिका वगैरह हुआ, यहाँ पे क्या भेड़ पालन होता है तो उसके लिए खेतों को छोड़ा जाता है, खाली छोड़ा जाता है सिर्फ पशुओं को चराने के लिए। अन्य गोचर भूमि तो हम जानते ही हैं कि हमारे जो गायों के लिए जो भूमि है उनके, वो भूमि गोचर भूमि में आ जाती है। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। विविध वृक्ष, जो वृक्ष लगा देते हैं हम, वृक्ष फसलें, जैसे अधिक से अधिक वृक्ष लगा के हम उनसे फसलों के रूप में उनको काम में लेते हैं। उपवन हो गए, ये क्या है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं आते हैं ये। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, जहाँ क्या है 5 वर्षों से कोई खेती नहीं हुई है, वो भी क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि। प्रति भूमि, वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि या उससे कम समय से खेती न की गई हो। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय जहाँ पे क्या है कि खेती न की गई हो। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में क्या है 6 महीने वाली जो फसल है वो एक फसल लेते हैं, फिर उसको प्रति छोड़ देते हैं। ये वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो, जहाँ क्या है 1 से 5 वर्ष के बीच में जो खेती नहीं हुई है वहाँ पे, तो वो क्या है, पुरातन प्रतिभूमि में आ जाती है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, शुद्ध निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष कौन सा होता है, जैसे जिसमें मतलब खरीफ और रबी की फसल, जो दोनों फसलें लेते हैं, वो क्या होता है, उनके बीच जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, एक कृषि वर्ष होता है। तो उसमें क्या है, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ये तो हो गया भूमि के उपयोग में लेने के तरीके। भूमि को किन किन उपयोगों में लिया जाता है, कहीं उद्योग के रूप में, तो कहीं कृषि के रूप में, कहीं सड़कों के रूप में, कहीं इमारतों के रूप में, इस तरीके से। अगला जो पॉइंट है वो भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि उपयोग को कौन कौन से प्रारूप हैं भूमि के उपयोग करने के, वो पढ़ते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति,
ये क्या है, भू उपयोग कारक में आ जाते हैं, प्रारूप में आ जाते हैं। जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। ये किस में शामिल है, भू उपयोग प्रारूप में। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चनों के अंदर कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख, ये क्या वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग में ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। कितने में भूमि के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो कितने प्रतिशत भाग में, 93%। 93 के अलावा 7% जो बच गया वो उसमें क्या क्या आता है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसको छोड़ के, असम को छोड़ के बाकियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत है। जम्मू कश्मीर में क्या है, एक तरफ तो पाकिस्तान अपना दावा करता है, एक तरफ चीन, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उस क्षेत्र को पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसलिए ये जो 7% है वो ये जो क्षेत्र है वो बच गया। आगे बढ़ते हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जो स्थायी चारागाहें हैं वो उनसे क्या है, भूमि कम हुई है, क्योंकि उनका उपयोग फिर कृषि क्षेत्र में नहीं कर सकते। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। जो अन्य प्रतिभूमि क्या है वो अनुपजाऊ है, उसमें उपज नहीं कर सकते। और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। 2 या 3 वर्षों में इनको क्या है, 1 या 2 बार ही बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल इनको भी शामिल कर लिया जाए, जो सिर्फ 2-3 वर्ष में 1-2 बार ही बोए जाते हैं, तो भी क्या है, भारत के कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, 54% क्षेत्र पर ही 54% पे खेती हो सकती है। फिर आगे, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न हैं। शुद्ध जो क्षेत्र हैं उसके वो क्या है, राज्यों के अलग अलग हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग प्रकार से खेती होती है। जैसे हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। हरियाणा में क्या है, 80% भूमि पर, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। यहाँ पे 10% से भी कम भूमि पर क्षेत्र पर बोया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन जो क्षेत्र हैं इनको आप नक्शे में आप इनको देखोगे कि ये क्षेत्र कहाँ का है, क्योंकि इनमें क्या है, पहाड़ी इलाके हैं, ये सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इन पे क्या कम बोई जाती है। इस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। क्या है, वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब निर्धारित की गई, 1952 में अपने देश में। 33% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ये नीति थी, उसमें राष्ट्रीय वन नीति थी, उसमें निर्धारित किया गया था। लेकिन अपने यहाँ क्या अभी तक है, इतने 33% भाग पे नहीं है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम क्षेत्र है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो संतुलन है वो बना रहेगा यदि 33% वन होंगे तो। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका पर इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। एक भाग क्या कहलाता है, बंजर भूमि, और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन, जिसमें क्या है, कृषि नहीं होती, इसके अलावा जो काम होते हैं वो गैर कृषि प्रयोजन भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर भूमि में कौन कौन से आते हैं, जैसे
पहाड़ों पे नहीं कर सकते कृषि, वो बंजर भूमि में आती है। चट्टानों पे नहीं कर सकते, सूखी और मरुस्थलीय भूमि जो रेत के टीले हैं उन पे नहीं होती। बस्तियाँ हैं उनमें नहीं होती। सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग इत्यादि क्या हैं, इसमें आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे का जो अपना चैप्टर बच गया वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।